व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लें। ना जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज़्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, ना ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने को योजना बनाता है, ये रचनात्मक सोच है। कई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, यह रचनात्मक सोच है। कई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगुनी हो जाती है, यह रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने की तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के लिए नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। फिर चाहे ये सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम 1, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान ले, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच ले कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आती है। उन्हें हमेशा यह लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है, या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है, आप यह कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर, उच्चके, बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे? आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेल ना हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, जितनी है हमें उससे ज़्यादा जेल की ज़रूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वो खबर नहीं पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों को होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेल इसीलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए कि जेलों को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर ले कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता। फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाए तो अपराधों का कम किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में पूरा समूह जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवाले को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये उन 78 विचारों में से कुछ है जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयोग ये था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है, जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं कि सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधान का रास्ता खोज लेता है। ये विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता असफल व्यक्तियों की सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हो या बड़ी। जिन राजनैतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि स्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि बिजनेस में मंदी अपरिहार्य है, वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर की खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त बनाता है, अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट ना डालें तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने की में मदद मांगी। वो किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और यह चर्चा की कि वो क्या करना चाहता था। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है। आपको अभी बताया है कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने कॉलेज की शिक्षा को पूरा कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और उसी कंपनी में मिल जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ, उसने जवाब दिया, कि कॉलेज की शिक्षा जरूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव क्यों? मैंने पूछा। एक कारण तो ये है, उसने बताया, मैं 24 साल का हूँ। इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरी बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च
अभी जैसे तैसे चल रहा है, मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसीलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है तो ये सचमुच असंभव है, परंतु इसी तर्क से अगर तुम यह विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल पाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो, अपना मन बना लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपनी सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो, सचमुच सोचो कि तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए ये किस तरह संभव है। 2 सप्ताह बाद आना और मुझे बताना कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आए। मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने आपकी कई बातों पर काफी सोचा। उसने कहा, मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया। हालांकि मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, परंतु मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी ट्यूशन फी, पुस्तकों का और बाकी खर्च निकल आया। उसने अपनी नौकरी को समय को इस तरह से करवा लिया जिससे वो कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर जिंदगी की संभावना को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने पैसों और समय का बजट सफलतापूर्वक बना ही लिया। पिछले महीने उसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वो एक बड़े कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहा है। जहाँ चाहा वहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। विश्वास करें कि यह हो सकता है। ये रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला, अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर ना लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है तो आपके भी दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। दूसरा, किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना यह चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में यह पढ़ा कि ज़्यादातर राज्यों में काउंटिंग की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। लेख में संकेत किया गया था कि ज़्यादातर काउंटिंग की सीमाएं सदियों पुरानी हैं, उस जमाने की है जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़े और बंदी से हुआ करती थी। परंतु आजकल काफी तेज वाहन चलने लगे हैं और सड़कों भी अच्छी है। इसीलिए अब यह उचित है कि 3 या 4 काउंटियों को मिलाकर एक काउंटी बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। लेखक ने कहा कि उसके विचार से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया था, इसीलिए उसने 30 लोगों से इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम, उनमें से एक आदमी ने भी यह नहीं कहा कि विचार में दम था। हालांकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती। ये पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग को लकवा मार गया है। वो सिर्फ देता है, वो तर्क देता है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है, इसीलिए यह अच्छा ही होगा और इसे ऐसे ही बने रहने देना चाहिए। बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए
औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोग ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया था। कई लोगों को हवाई जहाज का विचार इसीलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत से यथास्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह की सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वॉन ब्राउन का कहना था, मनुष्य की जगह वही है जहां मनुष्य जाना चाहता है। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफी प्रचार हुआ और इसे पाठ्यपुस्तक तक में शामिल कर लिया गया। यह सिद्धांत था, हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज ले और फिर उससे इधर उधर मत हिलो। इस आदमी की कंपनी की किस्मत अच्छी थी जो सही वक्त पर नए मैनेजमेंट में आकर डूबती हुई कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत कॉफर्ड एच ग्रीनबर्ड की फिलोसॉफी देखिए। ग्रीनबर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा, एक अच्छा काम कई तरीकों से किया जा सकता है और जितने आदमी हो उतने ही तरीके से हो सकती है। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, या माल बेचने का, या बच्चे पालने का, या स्टिक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज वर्क में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की वर्क जमने दे तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्दी ही करें। नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाए और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। डाकतार विभाग काफी समय से सरकारी एकाधिकार में है, क्यों ना इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल की जगह 2 या 6 साल में होने चाहिए। रिटेल स्टोर्स के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे के बजाय शाम को 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर देनी चाहिए। ये विचार दमदार है या नहीं, व्यवहारिक है या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वो इन विचारों पर हंसता है और उस पर गौर ही नहीं करता तो इस बात की संभावना है कि वह परंपरा के लकवे में से ग्रस्त है। परंतु 20 में से एक व्यक्ति यह कहेगा, ये एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। और इस व्यक्ति में एक ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। जो भी व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। पहला, नए विचार का स्वागत करें। इन विचारों शत्रुओं को नष्ट करें। यह काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, यह बेकार है और यह मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को सोख लेता हूँ। दूसरा, प्रयोगशील व्यक्ति बने। बंधे बंधाए रूटीन को तोड़े। नए रेस्तोरां में जाएं, नई पुस्तकें पढ़ें, नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं। किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं। इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं। इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो
प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि ले। इससे आपकी सोच व्यापक होगी और आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने काबिल बन सकेंगे। तीसरा, प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। ऐसा ना कहें मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता था, इसीलिए हमें यहाँ भी इसे उसी तरीके से करना चाहिए, बल्कि यह कहे जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पर यह काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें ना सोचे, प्रगति का विरोध ना करें, आगे ले जाने वाली बातें सोचे, प्रगतिशील तरीके से सोचे। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बटन या गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चों से ऐसा करने की उम्मीद नहीं रख सकते। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट यह सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है। इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। फोर्ड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेगी। ये सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में मूर्खता संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके से खोजते रहते हैं। नोट, सफल व्यक्ति यह नहीं पूछता क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह जानता है कि यह संभव है, इसीलिए वह यह सवाल पूछता है इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है। मेरी एक मूर्ख भूतपूर्व छात्र ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला ने केवल $3500 की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों की जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खोलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके स्टोर्स में आ गया। मैंने उससे बातों में पूछा कि जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर तक ठीक से नहीं चला पा रहे तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया। मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर्स खोलने में सफल नहीं हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बातों को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा वो है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, ये वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है, मैंने पूछा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीके पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज़्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने कामों को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह में नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार को लिख लेती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर्स में ज़्यादा ग्राहक आए, इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ। फिर उसने मुझे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिनके कारणों उसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला,
जिसमें वो अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वह उसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिता और इनाम जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ, और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर से सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन से रखवा दिए। खिलौने को रखने में ज़्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे इन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फायदा ये हुआ कि इन खिलौने के कारण मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ, मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ, और मुझे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा दिन शायद ही कोई होता होगा जब मेरे दिमाग में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना ना आती होगी। और मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वो क्या? मैंने पूछा। सिर्फ वो आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका रवैया होता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगान है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। भला फिलोसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं इसे किस तरह सुधार सकता हूँ, तो आपको रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। यहाँ एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ रवैये की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट यह सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूँ, पहले से बेहतर कर सकता हूँ। मुझे पूछे, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूँ, आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कार्यक्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूँ। यह अभ्यास आसान भी है और बड़े काम का भी। इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे कि इसके रचनात्मक तरीकों का उपयोग जब भी करने पर और मेरे आप बड़ी पति एक दंपति से सफलता मिलने आए करते थे, हमारी चर्चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगती थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थी और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था, परंतु अब वे कहाँ करती थी। अब मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। अब मेरे पास नौकरी करने का समय ही नहीं है। फिर एक रविवार की शाम को मिस्टर और मिसेस एस अपने बच्चों के साथ कहीं से आ रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और को तो नहीं, कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसेस एस के पास नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
जब हमने उस दुर्घटना में के कुछ महीनों बाद मिसेज एस को देखा तो हम यह देखकर दंग रह गए कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियां को बखूबी संभाल लिया था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम और भी कर पाऊंगी, परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्यक्षमता पहले से 100% ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे और जिन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने यह भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते थे और वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने समय बचाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए। स्टोर के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें एक सीख मिलती है, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा देता है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझे सुनाया। हमारी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था उसका काम महत्वपूर्ण था और उसके काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। ये काम इतना अर्जेंट था कि इसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वापस वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने बुलाया और मुझे बोला, मेरे विभाग को बाकी 2 लोगों से पूछा था कि जब तक कि कोई दूसरा आदमी काम पर ना रखा जाए तब तक क्या वे उस आदमी के काम को संभाल सकते हैं। दोनों ने ही सीधे तो मना नहीं किया, परंतु दोनों का ही कहना था कि उनके पास काम का पहले से ही बहुत बोझ है। इतना काम है कि उन्हें सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि क्या आप कुछ समय के लिए यह अतिरिक्त काम कर लेंगे। मेरी पूरी नौकरी में मैंने यह सीखा है कि जो भी चीज़ अफसर की तरह दिखे उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैंने वादा किया कि मैं अपना काम तो करूँगा ही, दूसरे आदमी का काम भी संभाल लूँगा। वाइस प्रेसिडेंट यह सुनकर खुश हो गया। मैं उसके ऑफिस से बाहर निकलते समय सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मैं भी अपने विभाग के बाकी 2 लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी तरह अतिरिक्त काम से जी नहीं चुराया था। मेरा दृढ़ विश्वास था कि मैं दोनों काम एक साथ करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम खत्म किया और जब ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बैठकर विचार किया कि किस तरह मैं अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू कर दिया और आप जानते हैं, मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे, जैसे अपनी सेक्रेटरी से यह कहना कि वो मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन कॉल हर दिन एक निश्चित समय में ही मुझे ट्रांसफ़र किया करे, वो किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाली टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को भी 15 मिनट से हटाकर 10 मिनट कर लिया। मैं अपनी सभी डिक्टेशन हर दिन एक ही बार में देने लगा। मैंने यह भी पाया कि मेरी सेक्रेटरी मेरी मदद कर सकती थी और मेरे बदले में कोई काम संभाल सकती थी। मैं यह काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूँ तो मुझे यह जानकर इतनी हैरत हुई कि मैं अब तक कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। 1 हफ्ते के समय में ही मैं पहले से दुगनी पत्र डिटेक्ट करने लगा। पहले से 50% ज़्यादा फोन कॉल करने और सुनने लगा। पहले से 50% ज़्यादा मीटिंग में भाग लेने लगा और ये सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैं
इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आगे कहा कि वह एक आदमी की तलाश कर रहे थे और इसके लिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु उन्हें अब तक सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इन दो कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि मेरी तनख्वाह काफ़ी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली और मुझे हर तरह से फायदा हुआ। मैंने ये साबित कर दिया कि मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना काम करने की मैं ठान लेता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेजी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में यही होता है। बॉस किसी कर्मचारी को बुलाता है और बताता है कि कोई विशेष काम करना है। फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, परंतु क्या तुम उसके साथ ये काम भी कर पाओगे? अक्सर कर्मचारी जवाब देता है, मुझे अफसोस है, परंतु मुझ पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। काश मैं इस काम को कर सकता, परंतु मेरे पास इस काम को करने के लिए समय ही नहीं है। इन परिस्थितियों में बॉस को कर्मचारी की बात का बुरा तो नहीं लगता, क्योंकि यह अतिरिक्त काम है, परंतु बॉस महसूस करता है कि इस काम को करना तो है ही, इसीलिए वो ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जिस पर बाकी लोगों जितने ही काम का बोझ होता है, परंतु जो यह समझता है कि वो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है, और यही कर्मचारी सफलता में काफी बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वालिटी बढ़ाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा करने से आपको फायदा होगा? 2 कदम की इस तकनीकी को देखें। ज़्यादा काम करने का अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। नई जिम्मेदारी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। अपनी नौकरी में ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं और इससे पता चलता है कि आप उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने को कहें तो उनकी बात मान ले। इससे आपको समाज में लीडर बनने में मदद मिलती है। दूसरा, इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, मैं इस काम को किस तरह और ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे कि आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, या अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढें, या महत्वहीन कामों को करना पूरी तरह छोड़ दें। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ज़्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसे किसी व्यस्त आदमी को दे दे। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमियों को नहीं देता जिनके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने दुखद अनुभव से सीखा है कि वह आदमी जिनके पास बहुत फुर्सत होती है वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। मैं जितने भी सफल योग्य व्यक्तियों को जानता हूँ वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। मैंने दर्जनों उदाहरण देखे हैं कि मैं किसी व्यस्त आदमी से समय पर काम करवा सकता हूँ, परंतु जिन लोगों के पास दुनिया भर का समय है मैं उनसे समय पर काम नहीं करवा पाया हूँ। ऐसा लोगों के साथ काम करने का मेरा अनुभव निराशाजनक ही रहा है। प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है कि हम किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते, मैं किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ? आपका दिमाग अपने आप ऐसे रचनात्मक उपाय बता देंगे कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यह खोज की
है। जो आदमी जितना बड़ा होता है वो आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वो आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार सुनते हैं, थैंक्स फॉर छोटे लोग लगातार बोलते हैं। ये भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर सलाह सुनने में ज्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वो पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, आपको यह कैसा लगता है। इसे इस तरीके से देखें, लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल लेते होते हैं। इस बात की उम्मीद न करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझा देंगे। उनसे सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का वो यह उद्देश्य नहीं होता। दूसरे लोग के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सीनियर में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सीनियर 12 सत्रों का था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। 9वें सत्र में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटकर था। वो बताने के बजाय कि उसने अपने समस्या को किस तरह सुलझाया, उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा, जरूरत है। मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोग से इसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उससे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने उन सभी विचारों का एक स्टेनोग्राफर से लिखवा लिया। बाद में मैंने इस व्यक्ति से चर्चा की और उसकी अद्भुत तकनीक पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने यही सोचा कि क्यों ना उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफी संभावना है कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिले। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह से उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया और उसे यह लाभ भी हुआ कि जनता को उसके लेक्चर में मजा आ गया, क्योंकि इसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहक के सर्वेक्षण में काफी रकम खर्च करती है। वे लोग से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती है। लोगों की राय जानने से उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि इस सामान को ज्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान जाता है कि वो किस तरह की विज्ञापन दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदें। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है कि आप जितने विचार जान सके जानने की कोशिश करें, सामान खरीदने वाले लोग की राय जाने और फिर उस सामान को बेचने का कोई ऐसा तरीका खोजे जिससे वह सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन की नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के बल्ब है, वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मक को बढ़ाने के लिए इस 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। 1. दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं या आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है।
दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें, हठधर्मी ना बने। किसी नए विचारों को इस तरह प्रस्तुत ना करें जैसे ये सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर ले। देखिए कि इस विचार के बारे में आपके स्थानीय की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। तीसरा, सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ रहे। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात तो खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सके। सामने वाले की बात पूरी ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। प्रयोजकों के अनुसार इन कार्यक्रम का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव को रेडीमेड फार्मूला देना नहीं, बल्कि नए विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव्स कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज़्यादा अच्छी तरह होता है। संक्षेप में, एग्जीक्यूटिव को इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा के सेल्फ मैनेजमेंट स्कूल में एक सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए, जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने प्रायोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्समैन मित्र से मिला जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था। स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सारी बातें सिखा दी है कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। मेरे युवा मित्र ने कहा, उत्सुकता बस मैंने उससे पूछा कि वह विस्तार से बताएं कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव देखें। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कॉर्पोरेशन प्लान में सुधार, महीनों में 1 बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग, नए बिजनेस कार्ड्स और स्टेशनरी, सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन। और मजे की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी का भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकों नहीं दी गई थी। इसके बजाय उसने कुछ ज्यादा बहुमूल्य सीखा। वो सीखा कि दूसरों को विचारों से वो किस तरह अपने विचार उत्प्रेरित कर सकता है ताकि उसे और उसकी कंपनी को फायदा हो। पेंट निर्माता के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि दूसरों के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज्यादा रुचि नहीं ली, उसने मुझे बताया। मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने कामों से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूह के साथ लंच के लिए बोला। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने यह भविष्यवाणी की कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वो आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिनमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सके, घोड़े रख सके, बगीचा लगा सके और दूसरी ऐसी ही
कि यहाँ चीजें बनवा सकें। इस आदमी की बात सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह के फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी उसी तरह का फार्म हाउस तलाश कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपनी कोई दोस्तों से पूछा कि किसी दिन 5 एकड़ की एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर एक को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और खुद से यह सवाल पूछता रहा कि मैं इस विचार को किस तरह फायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब पौंध आ गया। क्यों ना एक फार्म खरीदा जाए और इसे छोटे एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे जमीन सस्ते भाव में मिल सकती थी और मैं एस्टेट को महंगे दामों में बेच सकता था। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फार्म $8,500 में मिल गया। मैंने उसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया और बाकी रकम की किस्त में बांध ली। फिर जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ मैंने चीड़ के वृक्ष रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस की आदमी ने यह बताया था। लोग आजकल पेड़ पसंद करते हैं, बहुत सारे पेड़ हो तो और भी अच्छी बात है। मैं अपनी संभावित ग्राहकों को यह दिखाना चाहता था कि आज से कुछ साल बाद उनके एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। फिर मैंने एक सर्वेयर को बुलाया कर उसे 50 एकड़ के फार्म को 50 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधे चिट्ठियां लिखी। मैंने बताया कि किस तरह सिर्फ $3,000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लाट ही मिल पाएगा, वे शहर से थोड़ी सी दूर पर एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजन और स्वास्थ्यप्रद जीवन की संभावना के बारे में भी बताया। 6 हफ्ते में ही केवल शाम को और सप्ताहांत में काम करके मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च, जिसमें जमीन, विज्ञापन, सर्वेइंग और कानूनी खर्च शामिल था, $10,400 और लाभ $19,600। मुझे इतना फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों को विचार से लाभ उठाया। अगर मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ लंच में नहीं जाता क्योंकि वे मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं थे, तो मेरे दिमाग में मुनाफा कमाने की यह सफल योजना आ ही नहीं सकती थी। मानसिक उत्प्रेरणा हासिल करने के कोई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप मानसिक उत्प्रेरणा हासिल करने की कोई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप कम से कम एक ऐसा प्रोफेशनल समूह से जुड़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ विचार का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को यह कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे यह बढ़िया विचार मिला, या कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें, वो दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है, जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़े। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपकी सोच व्यापक होती है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोग से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपकी सोच के फल है, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती है और पेड़ के नीचे
कि जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज है। अगर हम रखवाली ना करें तो गिलहरियां या नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देगी। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे पेड़ बड़े ना हो जाए और उनमें फल ना लगने लगे। अपने विचारों को दहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीका का प्रयोग करें। पहला, विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख ले। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों को पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख ले। यात्रा करने का ये शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दे, अन्यथा आप अपने विचारों के फल नष्ट करते लेंगे। उन्हें बांध कर रखें। दूसरा, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा ले। ये फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दें। तीसरा, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें। फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका उपयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वो एक शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक व्यक्ति के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वो इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म में लिख लेता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिनसे यह पता चलता है कि पूरा होने के बाद वह विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नोट, अपने विचार को कागज पर आकार दें। यह 2 कारणों से जरूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारियों, बॉस, दोस्त, साथी, क्लब के सदस्य, निवेशक इत्यादि को कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका विचार खरीदे, अन्यथा आपके विचार का कोई मूल्य नहीं है। एक बार 2 जीवन बीमा सेल्समैन मुझसे मिले। दोनों ही मेरा बीमा करना चाहते थे। दोनों ने ही मुझसे वादा किया कि वह नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे जिससे कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया और उसने मुझे मुंह जुजवानी योजना बता दी। जो मैं चाहता था उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने टैक्स ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और अंततः मुझे उसे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसाओं को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया। सारे डिटेल्स
डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया क्योंकि मैं उसे साफ देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज़्यादा आसान होता है। संक्षेप में इन उपायों को प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। पहला, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कई रास्ता है। ये सोचने भर से रास्ता निकलना आसान हो जाता है। अपने सोचने और बोलने की शब्दावलियों में असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं जैसे वाक्य निकाल दें। दूसरा, परंपरा को अपने दिमाग को कमजोर ना बनने दें। नए विचारों को स्वीकार करें, प्रयोगशील बने, नई शैलियों को आजमाएं, अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। तीसरा, अपने आप से हर रोज पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करें और देखें। चौथा, खुद से पूछें, मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें। अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वालिटी बढ़ाएं। पांचवा, पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछें और सुने और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हो। अलग अलग व्यवसाय और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिले। थैंक यू।